बच्चों हमने क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर फिनिश कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पर जिसका की नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज अ रिसोर्स। तो बच्चों मानव किस प्रकार से संसाधन है? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि उत्पादन के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से याद है कुछ? पहला साधन था भूमि, दूसरा साधन पूंजी और तीसरा साधन श्रम और चौथा साधन था उद्यमी अर्थात मानव पूंजी। जो तीनों साधन है उसके बारे में हमने अच्छे से पालमपुर की कहानी में जान लिया। चौथा साधन है मानव पूंजी अर्थात उद्यमी या हम कह सकते हैं मानव संसाधन। उसके बारे में आपका पूरा सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव संसाधन होता क्या है। तो बच्चों हमने पहले चैप्टर में भी जाना था कि मानव के द्वारा ही सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संसाधन तभी उपयोगी होता है जब मानव उसे उपयोग के लायक बनाता है। हमारे देश की जनसंख्या आप जानते ही हैं, बहुत वृहद जनसंख्या है। चीन के बाद यदि देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का दूसरा स्थान आता है। इस जनसंख्या को अधिकतर संपत्ति के रूप में ना मानकर दायित्व के रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही जनसंख्या संपत्ति बन सकती है। कैसे? यदि हम उसे शिक्षा प्रदान करें, यदि हम उसे प्रशिक्षण प्रदान करें और यदि उस जनसंख्या को हम मेडिकल फैसिलिटीज़ अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं दें, तो वही जनसंख्या हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, बहुत कुशल हो सकती है और इसी को हम बोलते हैं मानव पूंजी। आया बच्चों समझ में कि यदि मानव अर्थात जनसंख्या उसको यदि हम उसमें यदि उसे कुशलता प्रदान करें तो वो हमारे उत्पादन में बहुत सहायक होती है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मानव पूंजी का मतलब ही क्या होता है। मानव में निहित कुशलता या फिर हम कह सकते हैं उत्पादन का ज्ञान। और यदि मानव पूंजी में ये सब चीज़ें होती हैं तो वो मानव हमारे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, यही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है जिसे कि आपको क्या करना है, नोट करना है कि मानव संसाधन का परिचय, कि संसाधन के रूप में लोग अर्थात जनसंख्या दायित्व से ज़्यादा क्या है, परिसंपत्ति। ठीक है बच्चों, दायित्व मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, और जो परिसंपत्ति क्या होता है, मतलब हमारी असेट्स। तो असेट्स यानी क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है तो हमारे लिए वो बहुत उपयोगी है, जबकि दायित्व मतलब हमें उसके लिए कुछ करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक मशीन है, यदि हम ये माने कि वो मशीन हमें उत्पादन करके दे रही है तो वो हमारी क्या हो गई, परिसंपत्ति। लेकिन वो मशीन हमारे उत्पादन न करके बल्कि हमें मशीन पर ही खर्चा करके देना पड़ रहा है हर बार, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, दायित्व। तो जनसंख्या पर यदि हम खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, दायित्व। लेकिन वही जनसंख्या यदि हमारे लिए विकास का स्रोत बनती है तो वो हमारे लिए बन जाती है परिसंपत्ति। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनसंख्या परिसंपत्ति बन सकती है। कैसे? यदि हम उसे क्या दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य सुविधाएं दें और प्रशिक्षण दे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, परिसंपत्ति। ठीक है बच्चों, कि शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के द्वारा जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक लड़के का उदाहरण दूं कि कोई एक बच्चा है, वो पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे क्या करते हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं और अच्छी क्या देते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो ही बच्चा बड़ा होकर कुछ भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी बनता है और देश के निर्माण में क्या बनता है, सहायक बनता है। ऐसा होता है ना। तो इसी तरह के से उसके माँ बाप ने उस पर क्या किया, इन्वेस्ट किया, निवेश किया, और वही निवेश उसके लिए क्या बना, कुशलता बनी, और उसी कुशलता से उसने देश में योगदान दिया। तो मानव पूंजी हुई, वो क्या हुई, मानव पूंजी। ठीक है बच्चों, तो मानव पूंजी का अर्थ ही क्या हुआ, मानव में निहित कुशलता। वही बात यहाँ पर की गई है, मानव पूंजी अर्थात मानव में निहित कुशल और उत्पादन का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मानव है,
जनसंख्या बोल सकते हैं, वो भी एक संसाधन है जिसे कि हम मानवीय संसाधन भी कह सकते हैं। और मानव संसाधन अपने कुशलता या अपने उत्पादन के ज्ञान से हमारे देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, कोई बच्चा है, यदि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो अपनी सेवा सभी लोगों तक पहुंचाता है, निर्धन लोग हो चाहे वो अमीर लोग हो, उनको देता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, देश के लिए उत्पादन कर रहा है, और वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। उसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान भी होता है। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। मानव स्वयं निहित, मानव में जो कौशल है और क्षमता है उसके द्वारा वो क्या बनता है, उत्पादक, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देता है। लेकिन बच्चों हमारे देश में पर्टिकुलरली हम देखें तो जनसंख्या को क्या माना जाता है, एक दायित्व माना जाता है। उसको एक नकारात्मक पहलू की तरह देखा जाता है कि जब हमारे देश में बहुत अधिक जनसंख्या है इसलिए हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा। यदि हम और देशों की जनसंख्या देखें तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चीन की जनसंख्या देख लो, चीन की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ देखें तो वो एक विकसित देश बन चुका है। तो इसी तरीके से जनसंख्या को नकारात्मक पहलू से किस किस से जोड़कर, भोजन से जोड़ दिया जाता है, उसे शिक्षा से जोड़ दिया जाता है कि भी हम इतनी सारी जनसंख्या को कहाँ से भोजन उपलब्ध करवाएंगे, इतनी सारी जनसंख्या को हम किस प्रकार से शिक्षित कर पाएंगे, इतनी सारी जनसंख्या को हम कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। तो इन नकारात्मक पहलुओं को यदि शामिल कर लिया जाता है तो जनसंख्या क्या बन जाती है, एक दायित्व बन जाती है। लेकिन यदि इसी जनसंख्या को हम एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, तो वो देश के लिए मानव पूंजी ही बन जाती है। आया बच्चों समझ में कि जनसंख्या को हमें क्या देना है, एक अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं यदि प्रदान करें तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है और देश के निर्माण में सहायक होती है। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित करके क्या किस में बदला जा सकता है, मानव पूंजी में, जो कि हमारे उत्पादन का चौथा साधन है। ठीक है बच्चों, कि यही है कि मानव संसाधन एक सकारात्मक पहलू है, ना कि नकारात्मक। वो एक क्या है, संपत्ति है, ना कि एक दायित्व, जिसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर क्या बना दिया जाता है, नकारात्मक। ठीक है बच्चों, तो मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित करना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। समझ में आ गई सबको इसकी डेफिनेशन कि मानव पूंजी निर्माण क्या है, कि जनसंख्या को हम क्या करें, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकसित करें, उसे ही हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, तो बच्चों भौतिक संसाधन, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन में भी हमने देखा था कि भौतिक संसाधनों में यदि हम जो निवेश करते हैं तो उससे हमें उत्पादन बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसा हमने देखा था पूंजी की व्यवस्था, आधुनिक मशीनरी, ट्रैक्टर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी प्रकार से यदि हम मानवीय पूंजी में भी निवेश करते हैं तो वो भौतिक संसाधनों से अधिक सफल साबित होता है। जानते हैं हम, जैसे कि हमने अभी बताया कि एक बच्चा है, यदि हम उसे पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, यदि अच्छी सुविधाएं देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो वही बच्चा हमारे देश का निर्माण करेगा, क्योंकि मानव संसाधन ही बाकी संसाधनों को क्या करता है, प्रयोग में लेता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक मानव संसाधन ही है जो कि सभी तरह की जो भौतिक संसाधन हैं उनको प्रयोग में ले रहा है, उसको काम में ले रहा है, और इसी प्रकार से वो यदि भौतिक संसाधनों को काम में लेता है, देश के लिए निर्माण में सहायक होता है, तो वो उच्च आय का स्रोत भी बनता है। और यही उच्च आय और उच्च शिक्षा क्या करती है, उसे कुशल बनाती है, और यही कुशल नागरिक हमारे लिए क्या करता है, देश के लिए सफल साबित होता है। ठीक है बच्चों, कि मानव पूंजी निर्माण भी भौतिक पूंजी निर्माण की भांति उत्पादक शक्ति में क्या करता है, वृद्धि। और ये जो शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों की उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जा सकता है। समझ में आया, यदि किसी को शिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, अच्छी आय कमाएगा।
जैसा कि हमने देख सकते हैं हमारे समाज में कि जो भी बच्चे अच्छी एजुकेशन लेते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती है, तो वो क्या करते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं और उनकी उत्पादकता भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बजाय उनके कि जिन पर कि कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो बच्चों यदि हम एग्जाम्पल लें, जैसा कि हमने लास्ट लेसन में भी देखा था हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति में क्या हुआ था, भौतिक संसाधनों में इन्वेस्ट किया गया था। मैंने बताया था जैसे उच्च उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक मशीनें, उर्वरक, इनमें क्या था, तो इससे क्या हुआ, जो भूमि रूपी जो संसाधन है उससे हमें बहुत अच्छी फसल प्राप्त हुई। हमने पालमपुर के केस में देखा ही था कि वहाँ पर उन्होंने आधुनिक मशीनरी को काम में लिया तो उनकी जो पैदावार है वो बहुत अधिक बढ़ गई। तो इसी प्रकार यदि मानवीय संसाधन में निवेश किया जाता है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति में हुआ था, जिसे कि हम आईटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें किसमें निवेश किया गया था, मानव संसाधन। तो उसके जो परिणाम प्राप्त हुए थे वो बिल्कुल अनबिलीवेबल थे। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन से यदि हम देखें, आज का जो युग है वो किसका बन चुका है, सूचना प्रौद्योगिकी का युग बन चुका है। वो किस लिए? क्योंकि सभी निवेश किस में किया गया है, मानव संसाधन में। आज हम कहीं भी देखें तो सब जगह टेक्निक यूज़ की जाती है। यदि आप मोबाइल में या लैपटॉप में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और इस टेक्निक को किसने बनाया है, मानव संसाधन ने। आया बच्चों समझ में कि उसी की वजह से आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो यही बात यह है कि हरित क्रांति द्वारा भूमि रूपी भौतिक संसाधन की उत्पादकता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति ने भौतिक संसाधन की अपेक्षा मानव संसाधन के महत्व को उजागर किया है। कि जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति आई थी उसी ने क्या किया है, जो भौतिक संसाधन के महत्व को उजागर किया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मानव संसाधन में निवेश अर्थात उनको उच्च शिक्षा प्रदान करना, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, उसके द्वारा हम हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं, देश को विकसित बना सकते हैं। और यही जो लोग हैं वो ना केवल समाज के लिए, समाज के उच्च वर्ग के लिए लाभदायी सिद्ध होते हैं, बल्कि यही लोग जो समाज के सभी लोगों को अप्रत्यक्ष तरीकों से भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि हम ये माने कि कोई व्यक्ति पढ़ के डॉक्टर बन गया तो वो डॉक्टर बनने के बाद अपनी सेवा वो समाज के सभी लोगों को देगा या नहीं देगा। तो इसीलिए हमें क्या है, मानव संसाधन में निवेश करना चाहिए, जिससे कि हमारा मानव संसाधन रूपी जो पूंजी है वो तैयार हो सके। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर बात की गई है। और कोई भी संसाधन तभी उपयोगी बन पाएगा जब उसे कौन प्रयोग में लेगा, मानव। ठीक है बच्चों, कि यदि हमने अभी जैसे आपको उदाहरण दे एक सोने का, तो यदि हमें कहीं सोने की खानें मिली हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सोने की खानों में डायरेक्ट सोना मिल गया और उसको हमने लाकर पहन लिया। तो मानव ही क्या करता है, वो सोने को निकालता है और उसे फिल्टर करता है, प्योर सोना बनाता है, उससे आभूषण बनाता है, तब जाकर वो पहनने के काम में आता है। तो ऐसा केवल सोने में नहीं, सभी चीज़ों में होता है। जैसे इस मार्कर पेन की बात करूँ तो इसमें भी क्या है कि इस पेन के लिए जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो तो आपको प्रकृति में मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग किसने किया है, मानव ने किया है। तो सबसे बड़ी पूंजी कौन सी हो गई, मानव की, क्योंकि मानव ने ही उन रॉ मटेरियल का प्रयोग करके इस पेन को बनाया है। अब आप बताइए, आप सोचिए कि किस तरीके से मानव ने कौन सा रॉ मटेरियल तैयार किया होगा, उसको किस तरीके से फिल्टर किया होगा, कैसे उत्पादन हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो तब जाके तैयार होता है हमारे उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ, मानवीय संसाधन, क्योंकि उसी ने ही प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदला है। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि शिक्षित और स्वस्थ लोगों को लाभ समाज के अप्रत्यक्ष तरीकों से पहुँचता है। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव ही अन्य संसाधनों को क्या बनाता है, उपयोगी। तो बच्चों, ये था मानव संसाधन का परिचय। हमारे लेसन का नाम ही है संसाधन के रूप में लोग। इसमें हमने क्या जाना कि जनसंख्या है वो केवल जनसंख्या ही रह जाएगी जब तक कि हम उसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं देकर मानव पूंजी में परिवर्तित ना कर दें। तो यदि ये मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है तो ये देश के निर्माण में, देश के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है। आशा है कि आपको मानव संसाधन का परिचय समझ में आ गया होगा।
अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सकल और विलास की कहानी। कहानी नाम सुनते ही आपको खुशी हुई होगी कि कहानी भी आएगी, क्योंकि कहानी के द्वारा हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके द्वारा आपके दिमाग में बहुत अच्छे से इमेज बन पाएंगे कि किस तरीके से एक मानव संसाधन बनता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।